कर रहे थे, तो सेल में एक सिंपल सर्किट अगर हम लें, एक सेल जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, उसको अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ दिया जाए, तो जो सर्किट में जो करंट भेजेगा सेल, उसके लिए फॉर्मूला है I = E डिवाइडेड बाय R प्लस R, यानी ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूला को हम लोग देख चुके हैं। और इस कंडीशन में जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, जब सेल करंट भेज रहा होता है, उस समय सेल के बीच का, सेल के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं, I = E - IR होता है। एनसीईआरटी पर इसमें न्यूमेरिकल है 3.1, 3.2, इसको देख लेना है, बना लेना है। यहाँ पर इस दोनों न्यूमेरिकल में अगर हम ध्यान देंगे तो एक न्यूमेरिकल किसी में I max के बारे में पूछा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि I max तो मैक्सिमम कब होगा, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को घटाएंगे। ध्यान देना कि करंट पर इंटरनल रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि करंट को अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ आर पर हम लोग का कंट्रोल है। आर को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो एक्सटर्नली, जैसे हम 2 बल्ब 3 बल्ब जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा हम बल्ब जोड़ दिए या पंखा लगा दिए, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बाहर का, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो बल्ब की संख्या को, या जो भी अप्लायंस जोड़े हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी विद्युतीय युक्ति जोड़े, उसको घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और करंट बढ़ेगा। मैक्सिमम करंट तब होगा जब रेजिस्टेंस होना चाहिए लेकिन बहुत कम। तो अगर हम नेग्लिजिबल मान के चलें, कि ऐसा करें कि बाहर से जो जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए, बहुत कम, इतना कम कि इसके आगे नेग्लिजिबल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट, अधिकतम संभव करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा E डिवाइडेड बाय R। चूंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इस पे हम लोग कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते, उसका अपना नेचुरल होता है, इसलिए मैक्सिमम करंट को एडजस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। उस स्थिति में मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हो जाएगा E डिवाइडेड बाय R, जहां हम लोग लगभग हम कर दें, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट, चूंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन नेग्लिजिबल करके देखेंगे तो मैक्सिमम जो करंट हम किसी सेल से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ऐसा करंट जिससे ज्यादा कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकता, इसको भी छूना मुश्किल है। तो एक सवाल से 3.1 में दिया हुआ I max क्या होगा, तो वहां पर E by R लगा के बना सकते हैं। 3.2 भी आसान है, इसी दोनों फॉर्मूला पे बना देंगे। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सेल के कॉम्बिनेशन पर। 2 या 2 से अधिक सेल लगा करके हम लोग या तो सीरीज में या पैरेलल में या कंबाइन करके हम लोग इस तरह से लगाएंगे, तो जो नेट ईएमएफ मिलेगा सबका कॉम्बिनेशन जो होगा के कंबाइंड ईएमएफ, या कहते हैं समतुल्य विद्युत वाहक बल, और कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उसको देखना है हम लोग को। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम करने का मतलब, अगर हम एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हो, फिर दूसरे बैटरी के नेगेटिव से तीसरा बैटरी का पॉजिटिव जोड़ रहे हो, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कराएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ फिगर 1 में इसी तरह का दिखाया गया है। 2 सेल हम लोग लिए हैं आसान सर्किट रखने के लिए, 2 सेल पे बात करते हैं, फिर बाद में इसका रिजल्ट को जनरलाइज कर देंगे, सामान्य बना देंगे। 2 सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और E2, और पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है R1, और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और इस दोनों सेल को जब हम जोड़ करके एक एक्सटर्नल सर्किट में करंट को भेज रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इस दोनों सेल मिल करके इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो नेट करंट भेज रहा है इसको मान लेते हैं I। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम सेम रेजिस्टेंस में, सेम प्रतिरोध में सेम करंट चाहते हैं और एक सिंगल सेल के द्वारा चाहते हैं, ना कि 2 सेल के द्वारा, तो हम इस तरह के फिगर पे जा सकते हैं। और इस तरह का, इस सिंबल का मतलब हो गया इक्विवेलेंट, समतुल्य।
यानी इस फिगर को हम इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं या इसको इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। इक्विवेलेंट इस मामले में कि दोनों सेल मिल करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में जितना करंट भेज रहा है, अकेला एक सेल अगर उसी रेजिस्टेंस R में उतना ही करंट भेजेगा तो हम कहेंगे कि इस दोनों सेल का कंबाइंड सेल है, यहाँ का सिंगल सेल, यानी यहाँ वाला सेल इस दोनों सेल का समतुल्य सेल है, इक्विवेलेंट सेल है। और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस दोनों का कंबाइंड होकर के जो नया आएगा तो उसको हम मान रहे हैं R इक्विवेलेंट, EQ सिंबल सफिक्स में लिखे हैं EQ, इक्विवेलेंट के लिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि E इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा और R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा। इसके लिए हम लोग इसमें लूप लॉ लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। पहले फिगर 1 से हम लोग लूप लॉ लगा करके I के लिए फॉर्मूला लाएंगे। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे I का फॉर्मूला इस फिगर के लिए, अगर हम लूप लॉ से घूमेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस से, तो I R, चूंकि हम करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस, फिर इस रेजिस्टेंस में प्लस I R इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस में जिस तरफ हम लोग चल रहे हैं और रेजिस्टेंस में करंट भी अगर उसी तरफ चल रहा है तो हम लोग प्लस साइन लेते थे। किरचॉफ के सेकंड लॉ में हम लोग देख चुके हैं, लूप लॉ में। फिर हम लोग बात करेंगे सेल पर जब आएंगे तो जब हम नेगेटिव टर्मिनल इधर से घूम करके हम लोग नेगेटिव में आ रहे हैं, इसलिए माइनस E इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। और यहाँ से I का फॉर्मूला अगर हम सॉल्व करेंगे I के लिए, तो I का फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो ठीक इसी टाइप का फॉर्मूला, इसी पैटर्न पर हम यहाँ पर करंट को लाएंगे और फिर दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके देखेंगे कि E इक्विवेलेंट E1 E2 के टर्म में क्या होगा और R इक्विवेलेंट R1 R2 के टर्म में क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग फिगर 1 में लूप लॉ लगाते हैं। यहाँ भी जब हम लूप लॉ लगाएंगे तो घूमेंगे, तो अगर हम इसी तरह से क्लॉकवाइज करंट के डायरेक्शन में चलते हैं ताकि I R टर्न पॉजिटिव हो, इसके लिए हम लोग करंट के डायरेक्शन में हम लोग भी चलना स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए रहेगा कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें करंट I है, पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि हम लोग इसी तरफ चल रहे हैं जिस तरफ करंट चल रहा है। फिर जब हम इधर से आएंगे घूम करके तो R2 में होगा R2 इंटू I प्लस, इस सेल में जब आएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है, इस तरह से आते हुए नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है इसलिए माइनस E2, फिर R1 मिल रहा है प्लस I R1, फिर नेगेटिव टर्मिनल E1 का तो माइनस E1। और किरचॉफ का सेकंड लूप बोल रहा, सेकंड लॉ बताता है, लूप लॉ बताता है कि जितना भी तरह के पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे और अगर हम पूरे लूप में घूम करके फिर उसी पॉइंट पे जहां से स्टार्ट किए फिर उसी पॉइंट पे आ गए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस या जितने भी EMF है और जितने भी आयर टर्म्स है सभी का योग 0 होगा। तो इसको मिला के हम लोग 0 लिखेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो I R प्लस R1 प्लस R2 और E1 E2 उस तरफ जाकर के E1 प्लस E2 हो जाएगा और I के लिए फॉर्मूला मिलेगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे या जब हम लोग इसको एग्जाम में लिखेंगे तो पहले इसी को लिख लेंगे फिगर 1 के लिए, लूप लॉ फॉर फिगर 1। तो इसी को पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं और फिर इस लूप लॉ को फिगर 2 के लिए, फ्रॉम फिगर 2 या फॉर फिगर 2 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और जब दोनों इक्वेशन मिल जाएगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हम लोग देख सकते हैं I का ही दोनों जगह फॉर्मूला है, LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं E1 प्लस E2 और E इक्विवेलेंट कंपेयर करने पे पता चला कि इक्विवेलेंट EMF
यानी इस दोनों सेल के बदले जो एक सिंगल सेल हम लोग लगाएंगे सेम पर्पस के लिए, जो सेम रेजिस्टेंस में सेम करंट भेजे, उसके लिए उसका ईएमएफ होना चाहिए E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों सेल के ईएमएफ का सिंपल अलजेब्रिक सम होना चाहिए। अब अगर R इक्विवेलेंट पे देखेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग हो गया, बाकी जो R के साथ जो जुड़ा हुआ है R इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो कंपेयर करने पे R इक्विवेलेंट क्या आया, इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी समतुल्य सेल का समतुल्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2, यानी सिंपल जिस दोनों सेल को हम लोग जोड़ रहे हैं, या सिंपल दोनों जो सेल को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो सिंगल सेल जो उसका समतुल्य होगा, जो उसका इक्विवेलेंट होगा, उसका ईएमएफ दोनों के ईएमएफ के बराबर के जोड़ के बराबर होगा, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों के जो सेल जिस सेल को हम बदल के सिंगल सेल लगाना चाह रहे हैं उस दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा। इस रिजल्ट को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, और हम बहुत सारे सेल के लिए अगर हम उसी फॉर्मूला को जनरलाइज करेंगे तो जनरली दो सेल के लिए था E1 प्लस E2, 3 रहेगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3, और बहुत सारा रहा तो इसको इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसी तरह जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दो सेल था तो R1 प्लस R2, दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का जोड़ था। अगर 3 सेल रहेगा तो तीनों को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे बहुत सारा सेल रहा तो उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हम ध्यान दें तो नोट करके, अगर हम बात करें, अगर ऐसा कंडीशन हो, ऐसा स्पेशल केस बात किया जाए कि जब E1 प्लस, यहाँ पे है कि जितना भी सेल लगा रहे हैं सभी आइडेंटिकल हो, n आइडेंटिकल सेल अगर हम लोग जोड़ रहे हो, n समान सेल यानी सभी का ईएमएफ भी बराबर हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर हो, कहने का मतलब E1 बराबर E2 बराबर E3, और इस तरह से करते करते n तक सभी का ईएमएफ बराबर हो, मान लेते हैं E। उसी तरह R1 R2 R3 चूंकि आइडेंटिकल है तो सबका ईएमएफ भी सेम होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो इसको हम मान लेते हैं R। तो इस समय फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग के पास E इक्विवेलेंट का, E प्लस E n टर्म्स तक जाएगा तो n इंटू E, और उसी तरह R इक्विवेलेंट हो जाएगा n इंटू R। अब हम लोग बात करते हैं श्रेणी क्रम के बाद समांतर क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कहने का मतलब है जिस दोनों सेल को हम लोग जोड़ रहे हैं, दो से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, फिर इसको जनरलाइज करेंगे बहुत सारे सेल के लिए। तो हम लोग इसमें कैसे जोड़ेंगे, तो जिस दोनों सेल को हम लोग पैरेलल जोड़ रहे हैं दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे आना चाहिए, उसी तरह दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे आना चाहिए। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे और बहुत सारा सेल अगर हम इसी तरह से लगा दें कि सब का पॉजिटिव एक कॉमन हो जाए एक पॉइंट पर, और सबका नेगेटिव इधर एक पॉइंट पे कॉमन हो जाए, तो हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का। तो इसमें हम लोग फिर उसी तरह से हम मान लेते हैं दो सेल है, दोनों पैरेलल कंबाइंड है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। पहले सेल का ईएमएफ E1 विद्युत वाहक बल E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R1 है, स्मॉल r1। दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और दोनों पैरेलली जुड़ा हुआ है, और एक इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर्किट में। तो मान लेते हैं कि पहला सेल करंट I1 भेज रहा है और दूसरा सेल करंट I2 भेज रहा है, और दोनों मिल करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में I1 और I2 मिल करके मान लेते हैं I हो गया। यानी दोनों सेल का कंट्रीब्यूशन अपना अपना है। जैसे E1 जो करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो विद्युत धारा दे रहा है I1, और E2 जो विद्युत धारा भेज रहा है I2 है, और टोटल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में नेट करंट I है। अब हम चाहते हैं कि दोनों सेल के बदले एक सिंगल सेल हो और फिर उतना ही रेजिस्टेंस हो, और उसमें अगर अकेला यह सेल इस दोनों सेल के कारण जो करंट मिल रहा था नेट करंट I उस रेजिस्टेंस में, अगर उतना ही करंट
अकेला भेज देगा तो हम कहेंगे कि यहाँ वाला सेल इस दोनों सेल का इक्विवेलेंट सेल है, समतुल्य सेल है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस दोनों का जो भी कंबाइंड होगा उसका अपना इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। तो हम लोग फिर से उसी तरह से इस फिगर के लिए हम लोग जानते हैं, बात करते हैं इसको। हम लोग इसमें हम लोग सर्किट डायग्राम लूप लॉ लगाएंगे तो हम लोग के पास दो लूप होगा। एक नाम अगर हम दे दें तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए, इधर पार करके जाएंगे यहाँ बी, और जब हम इधर से इस तरफ के लिए हम लोग मान लेते हैं सी, और इस तरफ अगर चलेंगे तो लिखेंगे डी। तो मान लेते हैं पहला लूप लेते हैं हम लोग फिगर 1 के लिए। फिगर 1 के लिए लूप ए बी, या अगर इधर एक पॉइंट दे दें बी, यहां करके यहां सी कर देते हैं, यहां डी और यहां ई। लूप ए बी सी डी ए, यानी हम लोग इस तरफ से चलेंगे, ए से बी फिर सी, फिर इस रास्ता पे चलाएंगे, सी से इधर नहीं जाकर के डी से होते हुए फिर ए पर आ जाएंगे, क्लोज लूप लेंगे। और उसी तरह से किरचॉफ के सेकंड लॉ से लूप लॉ को अगर हम यहाँ लगाएंगे तो होगा I इंटू आर, फिर हम लोग जिधर जा रहे हैं उसी तरफ करंट चल रहा है इसलिए प्लस आई आर। फिर हम लोग यहाँ से जब हम इस तरफ आएंगे R1 में तो R1, और इस बार R1 में इस सेगमेंट में चलने वाला करंट, इस हिस्सा में करंट जो चल रहा है I1 है, तो R1 में हम लोग उसके करंट यानी I1 से इंटू करेंगे। और साइन क्या होगा, तो जब हम लोग चल रहे हैं इस तरफ से चल रहे हैं और करंट भी हम लोग देख सकते हैं इसी तरफ आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव। फिर हम लोग ईएमएफ में जब हम इधर से आ रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है यानी माइनस E1, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज लूप में 0 होता है लूप लॉ से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I1 बराबर होगा E1 प्लस हो जाएगा उधर जाके माइनस आई आर डिवाइडेड बाय R1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग लूप में चलते हैं, दूसरे लूप में लूप ए बी सी, और इस रास्ते में आते हैं ए बी सी ई ए, और फिर उसी तरह से लूप लॉ लगाएंगे अगर हम तो प्लस आई आर, फिर इधर से आएंगे तो R2 में चलने वाला करंट है I2, तो I2 से इंटू करेंगे, और जिधर हम लोग चल रहे हैं उसी तरफ करंट भी आ रहा है इसलिए प्लस I2 R2, और जिस ईएमएफ में फिर हम इधर से आएंगे माइनस E2 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो I2 के लिए सेम इसी तरह का सिमिलर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन यहाँ E2 माइनस आई आर डिवाइडेड बाय R2 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E1 बाय R1 माइनस आई आर बाय R1, यहाँ E2 बाय R2 अलग हो जाएगा, आई आर बाय R2 अलग कर देते हैं। I यहाँ पर है दो जगह, यहाँ एक सबको LHS लगाते हैं और I कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा बचेगा। I जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस इधर आके प्लस होकर के R बाय R1, इसी तरह R बाय R2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो I कॉमन हो गया और बचा हम लोग के पास ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R डिवाइडेड बाय R2। RHS में बचा E1 R1 E2 R2 प्लस में E1 R1 डिवाइडेड प्लस E2 बाय R2। यहाँ से R कॉमन ले लेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बच जाएगा, और I के लिए हम लोग को सॉल्व करके फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और 1 प्लस R बाय R1 डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, 1 प्लस R1 प्लस R2। अब हम लोग ध्यान दें कि इसको जिस रिजल्ट से हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं, जो फिगर 2 के लिए हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ से सिंगल सेल के लिए करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो भी EMF है इसको हम लोग इक्विवेलेंट EMF माना है, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। तो सिंगल सेल का फॉर्मूला इसके लिए लगाते हैं। इससे चूंकि कंपेयर करना है तो R को अलग रखना है, तो R को अलग रखना है, इसको हम अपने सुविधा के लिए 1 प्लस को इस तरफ कर दें, और अगर हम R को अकेला रखना चाहते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं रहे
तो हम जो भी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड है, जो गुना है, उसको हम डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यानी ऊपर भी हम डिवाइड करेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 से, और उसी तरह नीचे भी डिवाइड करेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 से। तो सॉल्व होकर के फॉर्मूला रहेगा I बराबर E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r1 प्लस 1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय, दोनों कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ r बचेगा, और यहाँ 1 बाय, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों कट के r बचेगा, और 1 डिवाइडेड बाय बचेगा हम लोग के पास 1/r1 प्लस 1/r2। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और सिंगल सेल के लिए सेकंड फिगर 2 के लिए हम लोग के पास आई, सिंगल सेल के लिए ईएमएफ यानी ई इक्विवेलेंट एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और अब हम कंपेयर करेंगे दोनों रिजल्ट को, दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि आई है एलएचएस, तो आरएचएस भी सेम होना चाहिए। आरएचएस में हम देखेंगे तो ई इक्विवेलेंट की जगह ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में ई इक्विवेलेंट है E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। तो हम लोग के लिए, हम लोग के पास ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट के लिए, दो सेल के इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2। और R इक्विवेलेंट, R के साथ जो भी जुड़ा है उसको हम लोग R इक्विवेलेंट कहेंगे। तो R इक्विवेलेंट की जगह हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2। अगर इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। दो सेल के लिए हम लोग के पास ऐसा फॉर्मूला होगा। अगर इसको हम जनरल फॉर्मूला तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। सामान्य सूत्र हो जाएगा ई इक्विवेलेंट का, अगर दो से अधिक सेल हम लोग पैरेलल में लगाए हैं तो इसी फॉर्मूला को जनरलाइज करेंगे तो हो जाएगा E1/r1 E2/r2 E3/r3 और इधर 1/r1 1/r2 1/r3। और एक क्या होते हैं, जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। जो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था वही आ रहा है 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 3 रहा तो 1/r3, अगर ऐसा बहुत सारा रहा तो एन सेल के लिए हम लोग के पास, बहुत सारा सेल के लिए इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं जनरलाइज करके। फिर अगर हम लोग नोट करके देखें, बहुत सारा सेल अगर आइडेंटिकल सेल लगा हो और एन आइडेंटिकल सेल, एन समान सेलों के लिए, समान सेल करने का मतलब, आइडेंटिकल सेल करने का मतलब सभी का ईएमएफ सेम होगा, जितना भी हम लोग कंपोनेंट जोड़ रहे हैं E1 E2 सब सेम होगा, और R1 R2 भी सेम होगा। जैसे कि हम लोग फिर से सीरीज में देखें हम लोग कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, सबको E मान लेते हैं हम लोग। इसी तरह R1 इक्वल टू R2, सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम मान लेते हैं, इक्विवेलेंट है इसीलिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा E/R, n टर्म्स आएगा तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू E/R। इसको यहां लिखते हैं
ई इक्विवेलेंट हो जाएगा ई बाय आर ई बाय आर ई बाय आर एन टर्म्स तक होगा तो एन इंटू ई बाय आर, नीचे वन बाय आर एन टर्म्स तक आएगा तो एन इंटू वन बाय आर, एन कट जाएगा आर भी कट जाएगा, सिंपल ईएमएफ बचेगा ई, यानी एन सेल को अगर हम पैरेलल जोड़ दें और सभी आइडेंटिकल हो तो ईएमएफ वही रहेगा जो सिंगल सेल का था। बहुत सारा सेल लगाने का उसके ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब सेल आइडेंटिकल हो, सबका ईएमएफ बराबर, सबका इंटरनल डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए तभी कट के ऐसा होगा। और आर इक्विवेलेंट के लिए हम लोग के पास होगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट, 1 बाय आर एन बाय आर, यानी कि आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहां से कह सकते हैं ई इक्विवेलेंट ई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय एन, यानी एन टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी समतुल्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध सिंगल सेल के जो जोड़ रहे हैं उसके सेल का n गुना घट जाएगा। तो आइडेंटिकल सेल के लिए हम लोग के पास ऐसा फॉर्मूला होगा। अब हम लोग एक केस देखते हैं कि अगर हम लोग के पास आइडेंटिकल सेल हो, बहुत सारा सेल, और हम सीरीज पैरेलल दोनों मिक्सिंग कॉम्बिनेशन हो, सिर्फ आइडेंटिकल केस में इसको देखेंगे हम लोग मिक्सिंग कॉम्बिनेशन। तो मान लेते हैं कि m सेल एक रो में है, m है नंबर ऑफ सेल्स इन ए रो, यानी हम लोग एक रो में एक कतार में m सेल जितना सेल लगा है उसके संख्या को m मान रहे हैं, और ऐसा n कतार में हम लोग के पास n रोज है, नंबर ऑफ रोज n मान लेते हैं। फिर बता दें कि सभी सेल का ईएमएफ सेम है और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, आइडेंटिकल सेल है, एक समान है सब सेल। इस स्थिति में हम लोग के पास अगर ऐसा सिचुएशन है तो ईएमएफ का फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान देना है कि जैसा कि हम लोग पढ़े सीरीज में अगर दो था तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरह से, तो m सेल है तो सीरीज में होने के कारण m इंटू ई, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग अभी तुरंत देखें कि जितना भी सेल लगा होगा उसके संख्या का ईएमएफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यानी पैरेलल का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ सीरीज का ही इस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी टोटल इस सभी के बदले अगर हम मान लेते हैं एक सर्किट इस तरह का, सब मिल करके अगर इसमें करंट आई भेज रहा हो और हम चाहें कि एक सेल लगा करके इसी काम को किया जाए, एक अकेला सेल इसके इक्विवेलेंट जो कि सेम रेजिस्टेंस में सेम करंट भेजेगा, तो उसका ईएमएफ सिर्फ सीरीज का असर पड़ेगा, यानी m इंटू ई, n रो का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ पे कोई असर नहीं पड़ता है। आर इक्विवेलेंट पे अगर हम बात करें तो आर इक्विवेलेंट में अगर m सेल सीरीज में है तो सीरीज में जुड़ता था, यानी r प्लस r m तक जुड़ेगा तो m इंटू r, और पैरेलल में घट जाता था जैसे हम लोग देखे थे, पैरेलल में r बाय n हो गया था, या n रोज है तो जितना रोज है उसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम लोग n मान रहे हैं, सीरीज में m मान रहे हैं, एक रो में सेल का जो संख्या है उसको m मान रहे हैं, तो सीरीज के m इंटू r कर दिए, और पैरेलल जो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा पैरेलल कितना रो है तो नंबर ऑफ रोज n है तो n से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से टोटल इस सिंगल सेल का ईएमएफ m इंटू ए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस m इंटू r डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, और नेट करंट जो होगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r में जो सब पूरा जो कॉम्बिनेशन देगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस E डिवाइडेड बाय r प्लस r, तो हम लोग के पास हो जाएगा m E डिवाइडेड बाय r प्लस m r बाय n। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो i का फॉर्मूला हो गया n ऊपर चला जाएगा m n e डिवाइडेड बाय n r प्लस m
स्मॉल आर। अगर इसमें एक और देखें कि अगर करंट मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन इसको मैक्सिमाइज जब करेंगे तो इस कंडीशन को याद रखना है कि जब आई मैक्सिमम होगा, जब एन आर इज इक्वल टू एम आर। इसको याद रखना है, इस फैक्ट को याद रखना है कि आई मैक्सिमम तब होगा जब एन आर इज इक्वल टू एम इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। तो करंट इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा उस समय होगा।